अब ये जनन क्यों करते हैं, जनन का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यानी आप जनन क्यों करते हो। तो जनन जीव अपना अस्तित्व, यानी जीव जनन क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को क्या करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, बनाए रखने के लिए जीव क्या चाहता है कि भाई मेरा अस्तित्व बना रहे, इसलिए वो क्या करता है, जनन करता है। जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अस्तित्व है। दूसरा है आपका कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो देखो जनन 2 प्रकार का है। जनन हमारे 2 प्रकार का है, एक है अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या है। देखो अलैंगिक जनन के अंदर नर मादा युग्मक शुक्राणु अंडाणु ये जरूरी नहीं है। उत्पन्न जो संतति होती है वो अपने जनकों के समान यानी समरूप होती है। भिन्नताएं इसमें क्या होती है, अनुपस्थित होती है। समसूत्री असूत्री विभाजन के द्वारा ये संपन्न हो जाता है। तो ये आपको अलैंगिक जनन के अंदर थोड़ा सा याद रखना है। अब अलैंगिक जो जनन है इसमें एकल जीव से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, यानी एक ही जीव नए जीव को बना सकता है। युग्मक का निर्माण यहाँ नहीं होता। नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होता है। सतत गुणन के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। अब सतत गुणन जो शब्द है इसका मतलब समझो कि कोई पौधा है जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। जैसे अंगूर का कोई पौधा है, उसमें अंगूर की साइज़ भी बड़ी आती है फल की और उसका स्वाद भी अच्छा है। तो हम क्या चाहेंगे कि इसी पौधे के हम बहुत सारे पौधे बना लें और इस पौधे के अंदर किसी भी प्रकार के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो उसे कहते हैं सतत गुणन के लिए ये एक बहुत उपयोगी माध्यम है। क्या, अलैंगिक जनन। ये निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। अब है लैंगिक जनन। 2 एकल जीव, एक नर और एक मादा, मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 जीवों की आवश्यकता है। नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं। नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता, यानी हम हमारे माता जो पिता है उनके समान दिखते जरूर है पर कंप्लीटली उनके समान नहीं है कि हुबहू फोटोकॉपी उनके हो, नहीं। प्रजाति में भिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है, यानी एक ही प्रजाति में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं हमारे अंदर। जैसे मनुष्य प्रजाति है तो सब मनुष्य एक जैसे नहीं है। उच्च वर्ग के जीवों में ये पाया जाता है। तो ये है। अब हम पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन की विधियाँ। देखो क्योंकि ये हमारे 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो विधियाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर बहुत सारी विधियाँ दे रखी है, जैसे कि आपके अब लैंगिक जनन हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अलैंगिक जनन को पढ़ते हैं। तो अलैंगिक जनन मैंने आपको चीज़ें बता दी है। अब इसकी विधियाँ पढ़ते हैं कि किस किस विधि के द्वारा होता है। तो पहला है आपके द्विखंडन, या फिर इसको विखंडन भी कह सकते हैं। अब द्विखंडन विखंडन का प्रकार है एक। तो ए विधि हम कह सकते हैं कि विखंडन में फर्स्ट है आपके द्विखंडन। द्विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिका का 2 बराबर भागों में विभक्त होना, यानी कि एक कोई कोशिका है, ये कोशिका है, इसके 2 बराबर भागों में टुकड़े हो गए तो एक ये नया जीव बनेगा और एक ये नया जीव बनेगा। तो ये एग्जाम्पल हमने किस में देखा है, अमीबा में, यानी एक कोशिका का 2 बराबर कोशिकाओं में विभक्त होना। ठीक है। फिर विखंडन का दूसरा प्रकार जो है वो हमने देखा है कौन सा, आपके फर्स्ट तो हो गया आपके द्विखंडन और दूसरा प्रकार देखा है इसका आपके बहुखंडन। अब बहुखंडन के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। जैसे एक कोशिका आपके एग्जाम्पल बता रखा है, इसमें छोटी छोटी कोशिकाएं इस टाइप से।
तो ये एग्जाम्पल हमने बहुखंडन किस में देखा है, प्लाज्मोडियम में। तो ये याद रखना, आपको ये पूछा जाएगा कि बहुखंडन का एग्जाम्पल क्या होगा आपके, प्लाज्मोडियम, और द्विखंडन का एग्जाम्पल क्या होगा आपके, अमीबा। ठीक है, तो विखंडन के अंदर यानी अलैंगिक जनन की पहली विधि विखंडन, विखंडन में हमने 2 टाइप पढ़े हैं। अब हम इसकी दूसरी विधि पढ़ते हैं आपके सामने। दूसरी विधि का नाम है आपके, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी आपके, खंडन। इसमें क्या होता है, खंडन विखंडन जैसे होता है कि सिर्फ बहुकोशिकीय जीवों में होता है ये। खंडन किस में होता है, बहुकोशिकीय जीवों में। अब इसमें क्या होता है कि उनकी कोशिका का कोई टुकड़ा, जैसे उनकी सेल है, उसका कोई टुकड़ा, उसके टुकड़े से नया जीव बन जाता है, उसके टुकड़े से नए जीव का बनना। तो ऐसा एग्जाम्पल हम किस में देखते हैं, स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा। तो हमने 2 विधियां पढ़ी है, एक पढ़ी आपके विखंडन, एक आप इसको बोलते हैं हम पुनर्जनन। अब इसमें क्या होता है कि जीव अपने किसी कायिक भाग के द्वारा नए जीव का निर्माण करता है। यानी कि सपोज करो ये हाइड्रा है, और इसके इस तरीके से टुकड़े कर दिए हाइड्रा के। अब इन टुकड़ों से एक नया जीव बन गया। तो शरीर अपने शरीर यानी कि जो जीव है वो अपने विभेदित टुकड़ों से यानी काया से, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कि कायिक भाग द्वारा टूटकर नया जीव का निर्माण करना, नया जीव का निर्माण। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपके, इसमें कौन हो जाएगा आपके, एक तो हाइड्रा और एक हो जाएगा आपके प्लेनेरिया। अभी मैं यहाँ पे डायग्राम्स नहीं बता रहा हूँ आपको, सीधा ही बता रहा हूँ क्योंकि डायग्राम्स बता चुका हूँ आपको। फिर चौथा है आपके, ये है मुकुलन, बर्डिंग बोलते हैं इसको। अब इसके अंदर भी वही आपके हाइड्रा का एग्जाम्पल है, हाइड्रा यीस्ट का। जैसे यीस्ट का एग्जाम्पल देते हैं हम, यीस्ट इस टाइप से होता है, ठीक है। अब इस यीस्ट में क्या हल्की सी ऐसे मुकुल बनती है ऊपर, तो ये यीस्ट थोड़ी देर बाद में इस तरीके से आपको दिखेगा और ऐसे मुकुल दिखेगी। अब थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये एक अलग जीव बन गया और ये एक अलग जीव बन गया, 2 यीस्ट बन गया आपके इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही एक बर्ड है, ये क्या है, बर्ड, मुकुल बोलते हैं इसको, यानी मुकुल से नए जीव की उत्पत्ति, तो वो मुकुल है, बर्डिंग। तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि मुकुल या बर्ड। अब इसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति, द्वारा नया जीव का बनना यानी नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना। तो इसका एग्जाम्पल आप किस किस में देखते हो, एक तो हाइड्रा में ही और एक किस में देखते हो आप, यीस्ट में। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए आपके। अब इसके बाद में जो विधि है वो है आपके कायिक प्रवर्धन। आपको मैंने 3 विधियां बता दी है और एक चौथी विधि आपके कायिक प्रवर्धन। इसमें देखो क्या होता है कि बहुत से पौधे हैं
जिसमें उसका कुछ भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, उनसे अगर कोई नया पौधा बन जाता है, जैसे कि पौधे के जड़ से या पौधे के तनों से या फिर उसकी पत्तियों से, इन तीनों में से या और किसी भाग से, यानी पुष्प को छोड़ के और किसी भाग से, ठीक है, अगर नया पौधा बनता है तो उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन आपके। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने देखा है किसमें, ब्रायोफिलम में, उसकी पत्तियों के अंदर जड़ बनती है ब्रायोफिलम की पत्तियों में, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके ब्रायोफिलम। अब एक लास्ट है इसके अंदर आपके बीजाणु समासंग। अब बीजाणु समासंग के अंदर आपको पता है कि विशिष्ट जनन की संरचनाएं होती है, इसमें विशिष्ट तंतु रूपी जनन संरचनाएं होती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके राइजोपस। अब देखो इसके अंदर अलैंगिक जनन में जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है ये कंप्लीट हो चुका है। आपके 5 दे रखे हैं, पांचों मैंने पढ़ा दिए आपके। एक तो इनका नाम, जैसे कायिक प्रवर्धन है तो इसमें ब्रायोफिलम पत्ती से क्या बन रहा है, पूरा प्लांट बन रहा है, आपके पत्ती के अंदर जड़ें हैं। इसी तरीके से विशिष्ट संरचना के द्वारा राइजोपस के अंदर आपको बीजाणु समासंग के अंदर आपको अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। मुकुल के द्वारा जनन हाइड्रा यीस्ट में देखने को मिलता है। इसी तरीके से पुनरुद्भवन हमारे हाइड्रा प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दे रखा है। इसी तरीके से विखंडन के अंदर 2 प्रकार के विखंडन, एक द्विखंडन एक बहुखंडन। द्विखंडन आपको अमीबा में, बहुखंडन आपको प्लाज्मोडियम में, खंडन आपको स्पाइरोगायरा में। ठीक, तो मैंने आपको अलैंगिक जनन की 5 विधियाँ बता दी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आपके लैंगिक जनन की। तो सबसे पहले पादपों में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम जंतुओं में। तो अब आपके जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है आपके लैंगिक जनन। अब देखो लैंगिक जनन में क्या है कि पादप के अंदर अगर हम देखें पादप, तो पादप में लैंगिक जनन जो होता है वो होता है किसके द्वारा, पुष्प के द्वारा, फूल। ठीक है, अब पुष्प की संरचना मैंने आपको कल भी बताई थी क्लास में, अभी यहाँ भी बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये वाला जो पार्ट है ये आपके मादा जननांग है, और इसके अंदर क्या होता है, अंदर अंडक होता है इस तरीके से। फिर इसके बाहर जो संरचना है वो आपके नर जननांग की संरचना है। ठीक है, और इसके भी बाहर आपके सहपत्र वगैरह होते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो हमारा मेन काम ये है कि हमें क्या करना है, एक तो इस संरचना को ध्यान में रखना है, ये मादा जननांग संरचना है, और ये आपके नर जननांग संरचना है। अब मैं एक एक का नाम लिख रहा हूँ जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे कि देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट को, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, आपके वर्तिकाग्र। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आपके स्टिग्मा, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको क्लास में। ठीक है, और ये जो नली जैसी संरचना दिख रही है पूरी, इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। ठीक है, तो ये होती है आपकी वर्तिका स्टाइल। और ये जो संरचना दिख रही है तीसरी, इसको बोलते हैं आपके अंडाशय। अब ये तीनों संरचनाएं मिलकर ये पुष्प का मादा जनन तंत्र बनाती है। इन तीनों संरचनाओं से मिलकर पुष्प का क्या भाग बनता है, आपके मादा जनन तंत्र, मादा जननांग। अब मादा जननांग को संयुक्त रूप से बोलते हैं, कई नाम है इसके। जैसे इसको एक नाम देते हैं हम आपके कि इसको बोलते हैं स्त्री केसर।
इसी का दूसरा नाम होता है आपके जायांग, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आपके गाइनोसियम। अब ये तो हुआ आपके मादा जननांग। अब जो मैंने ग्रीन पेन से बनाया, हरे पेन से, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है आपके दोनों तरफ दिख रहे हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं क्या? पुमंग, एंड्रोसियम। अब ये नर जननांग भाग है पादप का। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो पार्ट है, केवल फर्स्ट वाला जो भाग है आपके, ये वाला भाग फर्स्ट वाला, इसको बोलेंगे क्या? पराग कोश। क्योंकि इसके अंदर क्या बनेंगे? पराग कण बनेंगे। और पराग कण को मैंने बताया था आपको क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। अब ये पराग कण इसके अंदर बनेंगे, इन दोनों के अंदर बनेंगे पराग के कण। अब ये पराग के कण क्या होंगे? धीरे धीरे किसी भी माध्यम से इस स्टिग्मा तक जाएंगे, आपके वर्तिकाग्र तक। अब ये जो ट्रैवलिंग है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमने का ये जो रास्ता है, ये जो ट्रैवलिंग है, यानी इस यात्रा को क्या कहते हैं आपके? यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने को किसके ऊपर? कि पराग कोश से, इसको मैं लिख देता हूँ आपके, कि पराग कोश से आपकी वर्तिकाग्र तक जो यात्रा हुई है, इसे एक शब्द देते हैं परागण। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पॉलिनेशन। अब इसमें जाएगा कौन? इस पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाएगा कौन? आपके पराग कण, यानी पोलन ग्रेन। यानी कि ट्रैवलिंग यात्रा किसकी है? नर युग्मक की। नर युग्मक। और नर युग्मक का नाम क्या होता है? पोलन ग्रेन, यानी कि पराग कण। भूलना मत इस चीज़ को। परागण अलग चीज़ है और परागकण अलग चीज़ है। परागण गै जहाँ आ गया, वहाँ यात्रा की बात हो रही है। ठीक है। यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास जा रहा है इस प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब क्या होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद में अगर हम इसको और गौर से देखें, इसको बनाएं हम, तो क्या होगा कि यहाँ पे सपोज करो ये पराग कण पहुँच गया। अब पराग कण क्या करेगा? किसके अंदर केंद्रक है। अब ये क्या करेगा? पराग नलिका बनाएगा इस तरीके से। इस तरीके से क्या बनाएगा? ये पराग नलिका बनाएगा। और किसके पास जाएगा? अंडाशय के अंदर क्या बनेगा? अंडप। तो अंडप तक पहुंचेगा। तो ये बनती है आपके पराग नली। पोलन ट्यूब। ठीक है। अब पराग नली के द्वारा, यानी कि पराग कण का केंद्रक अंडप के केंद्रक के पास जाएगा। ठीक है। जब अंडप और पराग कण का केंद्रक आपस में मिलेगा तो कौन सी क्रिया होगी? निषेचन वाली क्रिया होगी। तो इस तरीके से पादपों में, पुष्पों के अंदर जनन क्रिया कंप्लीट होती है। अब क्या बनता है, कैसे बनता है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे कि पुष्प के अंदर 4 भाग होते हैं। आपके पुष्प के अंदर कितने भाग होते हैं? 4 पुष्प के भाग। आंसर कितना है? 4। चारों के नाम लिख देता हूँ। पहला भाग है बाह्य दल, दूसरा भाग है दलपुंज,
फिर तीसरा भाग इम्पोर्टेंट है, वो है पुंकेसर। जो परागकोश की बात करें, ये वाला पार्ट, ये पूरा वाला पार्ट, इसको पुंकेसर, ठीक है। और चौथा भाग है आपके स्त्रीकेसर, यानी कि ये नर जनन भाग है, नर जननांग, और ये मादा जननांग। तो ये दोनों भाग इम्पोर्टेंट हैं। अब इन दोनों भागों के अंदर देख लेते हैं कितने कितने भाग हैं, ठीक है। तो देखो, नर के अंदर, पुंकेसर के अंदर क्या क्या भाग होते हैं आपके। एक तो होता है परागकोश, और एक होता है पूतंतु, यानी कि ये जो होता है ना धागे टाइप संरचना ये वाली, इसको बोलते हैं तंतु, तो ये कहलाता है पूतंतु। और ये क्या है, कोश, पराग कोश, ठीक है। अब इनके अंदर भी पराग कोश में क्या बनेगा, पराग कण, पराग कण बनेगा, यानी नर युग्मक। ये हो गया आपके पोलन ग्रेन, जिसे आप क्या कहोगे, नर युग्मक, ठीक है। इसे क्या कहोगे आप, नर युग्मक। देखो पराग कोश के अंदर क्या बनेगा आपके, पराग कण बनेगा, कण, यानी कि आपके पोलन ग्रेन। और ये क्या है, ये नर युग्मक है, ये क्या है, नर युग्मक है। किस में भाग लेगा ये, निषेचन में, ये निषेचन में भाग लेगा इस तरीके से। आगे हम देखते हैं अभी। फिर है आपके, अब ये तो बात होगी किसकी, नर की। अब मादा की बात करते हैं। तो देखो, मादा के अंदर 3 भाग होते हैं। मादा जनन भाग जो है इस तरीके से, इसमें 3 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, एक भाग होता है इसका वर्तिका, और सबसे लास्ट वाला भाग होता है अंडाशय, जो नीचे नीचे है, ठीक। अब अंडाशय के अंदर क्या होगा कि अंड कोशिका बनेगी, मादा युग्मक बनेगा, मादा युग्मक, और जिसका नाम क्या होता है, एग सेल, या फिर अंड कोशिका बोलते हैं इसको, अंडक, कुछ भी बोल सकते हो। अब आपके अंड कोशिका और ये दोनों जब मिल जाएंगे आपके नर युग्मक, पोलन ग्रेन, ठीक है, तब जो क्रिया होती है उसे कहते हैं हम क्या, इनके मिलने की क्रिया को क्या कहोगे, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब अगर ये मिलते हैं तो नर युग्मक का अंडाशय में स्थित मादा युग्मक से मिलन, तो इसको हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन का प्लस एग सेल का क्या हो गया, यहाँ पे मिलन हो गया। और इस मिलन को ही क्या कहा गया है, निषेचन। अब अगर मिलन हुआ है तो इससे क्या बनेगा, फल और बीज, इससे क्या बनेगा, फल और बीज। तो इससे बनेगा आपके फिर जाइगोट, ठीक है। इसके अंदर बीज बनेगा, यानी कि इससे हम कह सकते हैं भ्रूण, और भ्रूण के बाद में बीज। अब इस बीज से वापस क्या होगा, आपके नवोद्भिद पादप बनेगा दोबारा। तो ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा, क्रम से पूछा जाएगा, बताओ क्या क्या क्रिया हुई, तो हम कह देंगे भाई सबसे पहले जो क्रिया हुई है वो हुई है आपके, कि सबसे पहले तो देखो क्या बने हैं, युग्मक बने, दोनों में, नर में और मादा में। फिर युग्मकों का मिलन हुआ है, जैसे क्या कहा गया है, निषेचन। अब इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई नर युग्मक मादा युग्मक तक जो वर्तिकाग्र पर पहुंचा है, उसके पहुंचने के 2 टाइप है, यानी कि नर युग्मक जो होता है ना आपके पोलन ग्रेन,
पोलन ग्रेन वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसके बाद में क्या बनती है, पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब के द्वारा ये कहाँ पहुंचता है, अंड कोशिका तक। तो ये जो क्रिया है पोलन ग्रेन का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, इसे क्या कहते हैं हम, परागण, यानी कि पॉलिनेशन। अब कई एग्जामों में पूछा हुआ है कि परागण कितने प्रकार का होता है। देखो इसको बहुत अच्छे से समझ लो, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो परागण होता है दो टाइप का, एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। देखो स्वपरागण के अंदर क्या होता है कि सपोज करो ये एक पौधा है, इस पौधे में एक पुष्प यहाँ लगा हुआ है और एक पुष्प यहाँ लगा हुआ है और एक पुष्प इस टाइप से यहाँ लगा हुआ है, एक पुष्प यहाँ लगा हुआ है। अब इसी पुष्प का ये जो एक पुष्प है, अगर इसी पुष्प का अगर कोई भी पोलन ग्रेन यानी नर युग्मक जो होगा वो मादा युग्मक से आके मिलता है, यानी एक ही पुष्प, यानी यहाँ पे पादप क्या है, एक ही है, पादप कैसा है, एक ही है। अब एक ही जो पादप है, पादप एक है, एक पादप के अंदर यानी कि एक पुष्प का नर युग्मक दूसरे पुष्प के मादा युग्मक तक अगर पहुंच जाता है, ठीक है, सीधा ही, तो इसे हम कहते हैं क्या, स्वपरागण, यानी स्वयं ही हो गया एक ही जगह, ठीक है। पर यहाँ पे दो प्लांट है इस तरीके से, अब दो प्लांटों के बीच में ऐसे पुष्प अलग अलग लग रहे हैं। एक प्लांट यहाँ पर है आपके, अब यहाँ वाला जो प्लांट है, ये प्लांट अलग है, ये फर्स्ट और ये सेकंड है। अब फर्स्ट प्लांट का नर युग्मक सेकंड प्लांट के पुष्प के मादा युग्मक से आके मिलता है, ठीक है, तो इसे कहेंगे पर परागण। अब फर्स्ट से सेकंड तक पहुंचने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, या तो हवा से उड़ के आएगा वायु, या फिर इस फर्स्ट पे कोई कीट बैठेगा या फिर कोई पक्षी बैठेगा, तो इन माध्यम से भी आपके पर परागण कंप्लीट होता है। तो बात समझ में आ गई कि एक ही पौधा अगर है, उसी के पुष्पों के बीच में अगर परागण हुआ है, यानी एक ही पौधे के बीच में, चाहे इस पुष्प से इधर चले जाओ, चाहे इससे इधर चले जाओ, चाहे इससे इधर, अगर एक ही पुष्प के अंदर परागण हो गया है तो उसे कहते हैं स्वपरागण, स्वयं का। और अगर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे अगर युग्मकों का आपस में कोई ट्रांसफर हुआ है तो उसे कहते हैं क्या, पर परागण, ठीक है। यहाँ पे दो पुष्प हैं आपके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। अब देखो इसके बाद में क्या है आपके कि पुष्प भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एक लिंगी और एक होते हैं आपके द्विलिंगी पुष्प। देखो एक लिंगी का मतलब क्या है, जैसे एक पुष्प है उसके अंदर केवल मादा जनन भाग है इस तरीके से, और एक पुष्प है जिसके अंदर केवल नर जनन भाग है, यानी कि एक के अंदर मादा जनन भाग है एक पुष्प में और एक पुष्प में कैसा है, नर जनन भाग। तो ऐसे पुष्पों को कहते हैं एक लिंगी, यानी एक ही लिंग, यानी कि एक ही जननांग का विकास हुआ है। और एक पुष्प होता है जो हमने स्टार्टिंग में बनाया है कि पुष्प तो एक ही है, पर एक ही पुष्प में आपको पता है कि मादा जनन भाग और नर जनन भाग दोनों हैं, तो ऐसे पुष्प को कहते हैं आपके द्विलिंगी, ठीक है। यानी कि दोनों जनन भाग जब एक ही पुष्प में हो, नर और मादा, तो द्विलिंगी। और अगर एक पुष्प में नर जनन भाग है एक में मादा, तो उसे कहेंगे हम एक लिंगी, ठीक है। याद हो जाएगा ये वाला। इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे पपीता है, तरबूज है आपके, ये एक लिंगी पुष्प है। द्विलिंगी के एग्जाम्पल हैं आपके गुड़हल और सरसों, गुड़हल और
सरसों, ये द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण है। तो ये आपको मैंने समझा दिया है। अब है आपके परपरागण स्वपरागण, मैंने आपको बता दिए हैं। अब है आपके लैंगिक भी, नर और मादा जनन भाग होंगे, तो बना देते हैं दोनों। देखो, जंतुओं के नर जनन भाग की बात करें, नर जनन अंग, तो वो आपके मुख्य रूप से 4 हैं। कितने हैं? 4। लिख देता हूँ मैं एक एक का नाम, जिससे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला है वृषण ग्रंथि, जिसकी संख्या 2 होती है हमारे शरीर में, ये मुख्य अंग है वृषण। उसके बाद में दूसरा है शुक्राशय, जिसमें शुक्राणु आपके स्टोर होते हैं। और तीसरा है मूत्र मार्ग, और चौथा है मांस जैसी संरचना, सिसन। तो वृषण ग्रंथि के अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। तो नर जनन कोशिका, यानी कि नर जनन कोशिका किसमें बनेगी? वृषण ग्रंथि में। तो नर जनन कोशिका जिसे हम कहते हैं नर युग्मक, इसका स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ पहले ही, वो होता है आपके शुक्राणु। ठीक है। अब शुक्राणु जो है उसमें कितने गुणसूत्र है? 23। याद रखना इस चीज़ को, अर्धसूत्री विभाजन से बना है। ठीक है, क्लास में बताया मैंने आपको। अब इस वृषण ग्रंथि से इसके अलावा और क्या क्या होता है कि इस वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा कि नर के अंदर यौन आरंभ जब होता है तो उसके कुछ परिवर्तन लाता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना। इसके अलावा आवाज़ का कर्कश या भारी होना, मसल्स का मजबूत होना, हड्डियों का मजबूत होना, ये सब कुछ किस हार्मोन की वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो नर हार्मोन हुआ टेस्टोस्टेरोन, निकलता कहाँ से? वृषण ग्रंथि से। वृषण ग्रंथि का मेन कार्य क्या? शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु क्या? नर युग्मक है। कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। नर जनन कोशिका कहते हैं इसे। ठीक है। अब जैसे एपिडिडाइमस, अब जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके सामने कि ये वृषण है, इसके अंदर छोटी छोटी नलिकाएँ हैं ऐसे, इन्हें बोलते हैं हम रेता नलिका। इतना याद नहीं रखना है, पर याद रखने से पहले थोड़ा समझा देता हूँ। फिर इसके ऊपर होता है एपिडिडाइमस, यानी अधिवृषण। इसमें एक नलिका बनती है जो आपके शुक्राशय तक जाती है। अब इसे क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनी, क्योंकि शुक्राणु को ले जा रही है। वासा डिफरेंस बोलते हैं इसको। अब ये शुक्र वाहिनी यानी पुरुष नसबंदी जब होती है, जैसे एक वृषण यहाँ पे होता है इस तरीके से, फिर उसके ऊपर अधिवृषण एपिडिडाइमस, फिर एक नलिका फिर से निकलती है इस तरीके से, 2 होते हैं वृषण, इसमें भी रहते हैं। अब पुरुष नसबंदी, यानी शुक्राणुओं को जाने से रोकने के लिए क्या, इन नलिकाओं को काट देते हैं। इन नलिकाओं को क्या करते हैं? काट देते हैं। और इन नलिकाओं को काटने के बाद में, यानी कि जब ये नलिकाएं कट जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? वैस्कोट्यूबी, जो मैंने आपको पढ़ा दिया पहले ही। ये किस लिए करते हैं कि जनसंख्या किस में रहे, इसके भी भाग होते हैं। इसके भागों में हम बात करें तो जो भाग होते हैं वो होता है सबसे इम्पोर्टेंट भाग आपके अंडाशय, जो 2 होते हैं मादा के अंदर। इसके बाद है फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनियाँ, फैलोपियन ट्यूब जिसे हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। ठीक है। और उसके बाद में है गर्भाशय, जिसके अंदर भ्रूण रोपण होता है। और लास्ट में है योनि। इस प्रकार से इसके भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है। अब है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन सा है? अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो कोशिका बनती है
उस कोशिका को कहते हैं मादा जनन कोशिका, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है एग सेल यानी अंडा, ठीक है। इस एग सेल का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है एग सेल का यानी अंडक का, अंडे का निर्माण अंड कोशिका में। अब इसके अलावा इससे क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, और यहाँ एस्ट्रोजन की जगह एक और निकलता है वृषण से, एंड्रोजन। इसी तरीके से एस्ट्रोजन के अलावा अंडाशय से निकलता है प्रोजेस्टेरोन। याद रखना ये हार्मोन तुम्हारे 7th वाले चैप्टर में भी है, ठीक है, वहाँ भी ये ग्रंथियाँ हैं। अब क्या होगा कि ये अंड कोशिका यानी कि ये बनेगी, इधर शुक्राणु, इसमें भी कितने गुणसूत्र है 23, तो ये दोनों कोशिकाएं जब मिलेगी तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 46। इन दोनों का मिलाप कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन की क्रिया यानी कि दोनों को मिलने की क्रिया होगी वो क्या होगी, निषेचन की, और निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब यानी अंड वाहिनी। तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए 46। 46 गुणसूत्र वाली संरचनाओं कहते हैं जाइगोट, युग्मनज, युग्मनज, युग्मकों के मिलने से, क्योंकि अंडा और शुक्राणु ये तो मादा युग्मक है, अंडा तो मादा युग्मक। फिर इस युग्मक से अगर हम बात करें तो इस युग्मक से क्या बनेगा, आपके संरचनाएं बनेंगी, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। इससे क्या बनेंगे आपकी कुछ, यानी कि पुरुष के शुक्राणु, इसको ध्यान से देखना, पुरुष के शुक्राणु स्त्री जनन तंत्र में निक्षेपित होते हैं यानी स्खलित होते हैं, आते हैं, ठीक है। उधर ये फर्स्ट प्रोसेस है। उधर सेकंड प्रोसेस क्या होती है कि अंडाशय, अंडाशय क्या करता है कि अंड को निर्मुक्त करता है। अंडाशय ग्रंथि अंड यानी कि मादा युग्मक को निर्मुक्त करता है, निकालता है बाहर, ठीक है। फिर तीसरी प्रोसेस क्या होगी कि फैलोपियन नली में शुक्राणु तथा अंडे का मिलन होता है। फैलोपियन नली या फिर इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में क्या होता है कि नर और मादा युग्मक यानी आपके शुक्राणु प्लस अंडाणु दोनों का क्या होता है, मिलन, और इस मिलन को क्या कहते हैं, निषेचन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आरबीएस बोर्ड के अंदर कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद में चौथी जो क्रिया होगी वो क्या होगी कि निषेचन होना तथा युग्मनज बनने का, यानी कि निषेचन होने में, निषेचन होने में और युग्मनज बनने में, क्योंकि देखो 23 गुणसूत्र इसके पास है शुक्राणु के पास और 23 किसके पास है, अंडाणु के पास। तो युग्मनज जो बनेगा उसके पास टोटल यानी कि जाइगोट के पास टोटल कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 46। तो इस पूरी क्रिया में 1 दिन का समय लगता है। कितना समय लगता है, 1 दिन। तो देखो निषेचन होने के बाद क्या बनेगा, युग्मनज, और 1 दिन का समय लगेगा। अब इस 1 दिन के बाद में 5वां स्टेप अगर मैं बनाऊं तो इसमें क्या बनेगा आपके कि ये जो जाइगोट है, युग्मनज जो है ये बार बार विभाजित होगा इसके अंदर से। जैसे कि एक कोशिका बनी, ठीक है, इसमें कितने गुणसूत्र, 46। अभी एक कोशिका से कितनी बनाएगा, 2, और 2 से फिर कितनी बनाएगा, 4, और 4 से हम देखें तो इस तरीके से ये 4, उसके ऊपर इस तरीके से ये 8 कोशिकाएं बनाएगा। तो ये संरचना 8 से कितनी बना लेगी, 16। इस तरीके से। अब ये क्या है कि बारंबार विभाजन करेगा, ये क्या करेगा, युग्मनज बार बार विभाजन करेगा और एक गोलीय संरचना बनाएगा।
कैसी संरचना बनाएगा? गोल, इस टाइप से। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, देखो ये गोलीय जो संरचना मैं बना रहा हूँ, इस गोलीय संरचना को नाम देते हैं क्या? मोरूला। ठीक। अब मोरूला जो बनती है, इसे मोरूला कहते हैं। इसमें समय लग जाता है लगभग 4 दिन का। ठीक है, ये चौथे दिन आपको दिखाई देने लग जाती है ये संरचना। ठीक। अब मोरूला के बाद में 6 स्टेप जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो चलेगा हमारा कि भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था। मोरूला के बाद एक अवस्था बनती है 5वें दिन, जिसे कहते हैं भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था। वो बनती है आपके ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। ये अवस्था बनती है 5वें दिन। ठीक है, फिर है इसके बाद में लगभग, अब ये क्या नीचे आता जा रहा है, यानी कि अंडवाहिनी, उससे अंडवाहिनी से नीचे आ रहा है। अब 7वां स्टेप होगा आपके कि जो ब्लास्टोसिस्ट जो बनी है आपके, कोरक पुटी जो बनी है, ये क्या है कि गर्भाशय की दीवार से आगे चिपकेगी। देखो यहाँ पे निषेचन की क्रिया हुई। तो अब ये जो आपके ब्लास्टोसिस्ट जो बनाया मैंने, ये 5वें दिन, ठीक है, ये धीरे 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 ये ऐसी संरचना, ये वाली संरचना, ये धीरे 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 यहाँ आई और इस तरीके से इसका रोपण हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको आगे बताता हूँ कि अब आगे क्या होगा। यानी 5 दिन तक ये घटना हुई शरीर के अंदर। अब 6 से 7 दिन के अंदर वाली घटना बता रहा हूँ कि ये ब्लास्टोसिस्ट, इसे कोरक पुटी बोलते हैं हिंदी में, कोरक पुटी। ठीक है, ये क्या होगी? रोपित हो जाएगी। इसका क्या होगा? रोपण, यानी इम्प्लांटेशन हो जाएगा। यानी इस तरीके से ये तो परिवर्धनशील है, परिवर्धनशील जो भ्रूण है वो क्या होगा? एक मटर के दाने जैसा दिखाई देगा, एक मटर के दाने के बराबर दिखाई देगा। दिखाई देगा कब? लगभग 4 सप्ताह में। लगभग कितने सप्ताह में? 4 सप्ताह। 4 सप्ताह का मतलब 28 दिन के अंदर। अब हमने प्रक्रिया देखी 6 से 7 दिन के अंदर तो कुछ पता ही नहीं, इम्प्लांटेशन हुआ है, यानी बीज का रोपण हुआ है। ठीक है, यानी हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट बनी है वो कोशिका हमें दिखाई देगा भ्रूण। ठीक है, अब इसमें हम कुछ नहीं पहचान सकते। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा 9 नंबर पे मैं बनाऊं तो कि लगभग 6 सप्ताह में, आगे 6 सप्ताह आपके, इसके अंदर आप लगभग मान लो कि 42 दिन के आसपास, 42 डेज, 42 दिन पे आपको मानव जैसी आकृति दिखाई देगी, मनुष्य की जैसी आकृति, मानव जैसी आकृति, मानव जैसी आकृति दिखाई देगी। कब? लगभग 42 दिन के बाद, 6 सप्ताह बाद। और इसके बाद लगभग 40 सप्ताह बाद, यानी कि 9 महीने बाद भ्रूण का क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। इस तरीके से ये जनन क्रिया पूरी चलती है। ठीक, तो मैंने आपको ये बता दिया है पूरा।
आप इसको बैक करके देख सकते हो। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है। पर ये क्रिया कब होगी? जब दोनों मिलेंगे। परंतु अगर नहीं मिले, सपोज करो कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलाप ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? देखो, अगर इन दोनों का मिलाप नहीं हुआ तो शुक्राणु स्वतः ही क्या होंगे? ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। और अंडाणु कोशिका क्या करेगी कि गर्भाशय की दीवारों को तोड़ेगी और मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, पीरियड्स स्टार्ट हो जाने। ठीक है, मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, रजो धर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये लगभग आपके 2 से 8 दिन तक चल सकता है, वेरी कर सकता है अलग अलग पर्सन में, किसी में ज़्यादा किसी में कम। ठीक है। अब इस पार्ट के अंदर आपके यौन आरंभ जो होता है उसमें 2 हार्मोन बनते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक टेस्टोस्टेरोन, जो बता दिया मैंने आपको। अब है आपके कि यौन रोग। अब यौन रोग में क्या है कि जीवाणुओं के द्वारा 2 रोग होते हैं और वायरस के द्वारा भी 2 रोग होते हैं। जीवाणुओं से शरीर में 2 रोग होते हैं, एक तो होता है गोनोरिया और एक होता है सिफिलिस। ये दोनों बैक्टीरिया के कारण होते हैं। और मस्सा बार्ट्स फुंसी जैसे होता है, और होता है HIV एड्स, ये भी यौन रोग है। ठीक है। तो यौन रोग से बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं अधिकतर? कॉन्डोम का। यौन रोग से बचने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के लिए महिला और पुरुष दोनों में 2 चीज़ों का उपयोग यहाँ पे होता है। एक तो होता है कॉपर टीका, कॉपर टी। अब ये क्या होता है, ये जो दीवारें हैं गर्भाशय की, यहाँ पे क्या कॉपर टी आकार का एक लगा देते हैं। जब यहाँ पे इस तरीके से लग जाती है तो अंडा से आता नहीं है और निषेचन की संभावना होती नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा, इसी तरीके से पुरुषों के अंदर भी किसका प्रयोग होता है? कंडोम का, या फिर शल्य चिकित्सा से शुक्र वाहिनियाँ काट दी जाती है। HIV की फुल फॉर्म आप जानते ही हो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म होती है। कई बार बता दी आपको। अब इसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चंस और आंसर अच्छे से करना है। इस चैप्टर में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे।